हाथियों में ही काम कर रहे हैं कि हाथियों एक्चुअली 2018 के पहले हाथी मध्य प्रदेश में आते थे, मतलब 2005 और 2005-7-8 से आना शुरू हो गए थे हाथी। लेकिन ये ईस्टर्न पार्ट में आते थे, लेकिन आते थे तो 1-2 महीने ही रहते थे और वापस झारखंड और अपना यहाँ छत्तीसगढ़ चले जाते थे वापस। लेकिन अब ये हो रहा है 2018 से ये हुआ है कि यहाँ पे 2018 में जो अनूपपुर से हाथी आए वो बांधवगढ़ में सेटल हो गए, वापिस ही नहीं गए। अब उनकी संख्या 60 के आसपास हो गई है। उसके अलावा संजय में भी 2018 में, संजय टाइगर रिजर्व जो है उसमें भी पौंडी रेंज में 2018 में एलिफेंट आए थे। वो एलिफेंट जो आए तो वो आते हैं तो आपके 4-5-6 महीने रहते हैं बस, मतलब वो गर्मियों में आते हैं, मतलब जनवरी फरवरी में आते हैं, पूरी गर्मी वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद वापस चले जाते हैं बरसात, जैसे ही पानी गिरने लगता है उसके बाद ठंड और बरसात के बीच वाले मौसम में वो वापस छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। फिर वो फरवरी मार्च में चले जाते हैं। ऐसे 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं। लेकिन ये क्या है कि 2018 के बाद से ये हुआ कि हाथी ज्यादा आने लगे, संख्या उनकी बढ़ गई और अब उनका अधिकांश समय मध्य प्रदेश में ही बीतने लगा। अभी पिछले साल, मतलब इसी साल की बात है, वो हाथी जो आए थे पिछली ठंड में, मतलब नवंबर-दिसंबर में, तो वो आए सीधे आपके व्यवहारी चले गए। व्यवहारी तीसरा हर्ड, मतलब संजय की बात कर ली, बांधवगढ़ की थी, और तीसरा एक अलग हर्ड की बात कर रहा हूँ। ये हर्ड सीधे जाके व्यवहारी में जाके सेटल हो गया है पिछले 6 महीने से वहीं। तो उसकी संख्या भी 25 के आसपास है। तो अभी करीब करीब 100 के आसपास हाथी वाइल्ड एलिफेंट हमारे मध्य प्रदेश में। अच्छा, तो सर इनके होने से क्या बेनिफिट्स मिलते होंगे अगर हाथी जंगल में रह रहे हैं? बहुत बेनिफिट्स हैं जी। सबसे बड़ा इनको एनवायरमेंटल इंजीनियर बोला जाता है ना। हाँ। मतलब ये क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट का सक्सेशन है या उसको आप ऐसे समझिए कि जो विकास है वनों का, उसमें बहुत उनकी बड़ी भूमिका होती है। जैसे कि सबसे बड़ी भूमिका होती है सीड डिस्पर्सल में। ये ऐसे एनिमल हैं जो लॉन्ग रेंज होते हैं, मतलब लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ रहे हैं और एक दिन में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल देते हैं। और क्या होता है कि ये जो खाते हैं, खाने से ये सीड डिस्पर्स करते हैं तो उसका रीजनरेशन बढ़ जाता है बहुत सारे प्लांट्स। अच्छा। और बहुत सारे प्लांट्स को ये उनका फूड ऐसे ऐसे फूड लेते हैं, जैसे कि गुर्जा है और अपना तेंदू की जड़ें हैं और साल की जो छाल है वो, और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। गुर्जा हो गया आपका, हवा भी खाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। वो प्लांट्स को इनके खाने से होता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको खाने से कैनोपी खुल जाती है। कैनोपी मतलब ऊपर का जो उनका क्षेत्र है वो क्षेत्र खाली हो जाता है। वो पेड़ का जो क्षेत्र खाली हो जाता है उससे नीचे के जो छोटे पेड़ होते हैं उनको बढ़ने में मदद मिलती है ना। तो ये एक तरह से मतलब ऐसे एनवायरमेंटल इंजीनियर इसलिए कहा जाता है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ की परिस्थिति को चेंज कर देते हैं, वहाँ के हैबिटेट को थोड़ा चेंज करते हैं। और विकास के लिए चेंज जरूरी है और ये नेचुरल चेंज है, ये कोई ऐसा आर्टिफिशियल चेंज नहीं, ये नेचुरल चेंज है। तो क्या हम ये मान सकते हैं क्या कि आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश एलिफेंट स्टेट भी बन जाएगा? हाँ, अभी एक्चुअली हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ एलिफेंट तब ये मानी चाहिए कि बताया आपको 2018 से जो है ये इनका बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। इसके पहले क्या था, पहले हिस्ट्री में तो बहुत कुछ मिलता है, मतलब फॉर्सिथ की जो है उसके उसमें रिव्यू में लिखा, उसमें लिटरेचर में लिखा हुआ है अंग्रेजों के समय कि ईस्टर्न पार्ट, नर्मदा की ईस्टर्न पार्ट में हाथी रहते थे। अच्छा। तो ये ईस्टर्न पार्ट जो है वही है अपना उमरिया, बांधवगढ़, सीरी, सिंगरौली। तो ये नेचुरल हैबिटेट रहा है। हाँ। और यही नेचुरल हैबिटेट जो है वो मुगल काल में भी जो था ना, यहाँ ये हाथी जो थे ये यहाँ से वहाँ ले जाए जाते थे, कहाँ, मगध। अच्छा। मतलब ऊपर, मतलब यूपी की उस तरफ। हाँ, तो वो वाला जो पूरा पार्ट है जो ये हाथी का, ये फार्मिंग, मतलब यहाँ ऐसे हाथी यहाँ से पकड़े जाते थे और यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। अच्छा। मुगल काल में जी। तो और अंग्रेजों ने तो कहा ही है, फोर्सेस को उसमें लिखा हुआ है कि ये तो सही में वो पार्ट जो है अभी भी, क्योंकि वहाँ मिसलेनियस फॉरेस्ट है, मिश्रित वन। पीक फॉरेस्ट में उतना फेवरेबल नहीं रहता हाथी के लिए,
और ये जो पूरा बता रहा हूँ आपको, जो ईस्टर्न पार्ट है, सीधी, सिंगरौली, है ना, अनूपपुर और शहडोल, डिंडोरी तक, अमरकंटक का एरिया, ये सब जो एरिया है ये उसके लिए सुटेबल रहे शुरू से। ज्यादा हाइट पे नहीं जाती है अमरकंटक में, नीचे वाले पार्ट में। तो ज्यादा हाइट में क्या ठंड ज्यादा पड़ती है तो उनको सूट नहीं करती है। तो सब हमने मॉडलिंग करी है इसकी, कहाँ कहाँ, मतलब हजारों की संख्या में जो पॉइंट जो होते हैं इनके, पिछले 2018 के बाद की डिपार्टमेंट के पास जो भी प्रेजेंस लोकेशन थी, इन पॉइंट को हम लेकिन मॉडलिंग करी हमने, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में की जाती है, हैबिटेट सुटेबिलिटी एनालिसिस करी। उसके बेस पे ये पता किया कि ऐसा कौन सा फीचर है जो ये एलिफेंट्स को यहाँ आने के लिए पॉजिटिव है, क्यों आ रहे हैं एलिफेंट यहाँ, क्या उनको क्या है जो इंड्यूस कर रहा है इनका यहाँ पे रेंज एक्सपांसन। तो ये आया कि लैंडस्केप लेवल पे छत्तीसगढ़ यहाँ का डेटा जब मिला के हमने किया तो ये आया कि जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है लैंडस्केप लेवल पे। मतलब जो जैसे कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल होता है ना, ठंड, तो मिनिमम टेम्परेचर जो है, मिनिमम टेम्परेचर जो है इन कोल्डेस्ट मंथ, मतलब नवंबर दिसंबर 3 महीने में जो सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, उसका जो मीन टेम्परेचर है वो हाथियों के लिए उनके डिस्पर्सल में काफी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये हमारे उसमें आया, मतलब ज्यादा टेम्परेचर को वो सूट नहीं करता उनको, ज्यादा कम टेम्परेचर, जहाँ बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होता है ठंड में वहां पे वो नहीं जाते। ये हमारी फाइंडिंग रही। और दूसरी फाइंडिंग ये आई कि जो रीजनल लेवल पे देखा, मतलब जो मध्य प्रदेश लेवल पे, रीजनल लेवल पे, तो वहाँ माइनिंग और पॉपुलेशन डेंसिटी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। मतलब जहाँ माइनिंग हो रही है और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है ह्यूमन की, वहाँ पे एलिफेंट सूट नहीं करता उनको, बाकी एरिया को सूट कर रहा है, दिया है। तो ऐसे करके हमने पूरा एक मैप बनाया है जिसमें बताया कि कौन कौन से एलिफेंट के सुटेबल एरियाज हैं, कहाँ कॉरिडोर हैं, कहाँ पे वो ऐसे एरिया जहाँ एलिफेंट अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में जा सकते हैं क्योंकि वो सूट करता है उनके एरिया। तो ये सब एरिया निकाल के हमने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर दी है, मतलब अंतरिम रिपोर्ट, ये फाइनल नहीं गई। अभी हम उसमें और काम कर रहे हैं थोड़ा, हमने अभी सतपुड़ा तक उसको देख रहे हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तक, और डिंडोरी मंडला का पार्ट नहीं हुआ था, बालाघाट का कुछ पार्ट नहीं हुआ था, उसको भी देखना। ऐसे करके अभी उसको कंप्लीट करके 6 महीने 1 साल में पूरी कंप्लीट रिपोर्ट भेज देंगे शासन। और इसके अलावा हमने ना एक काम और किया है, हमने इसके आसपास के जितने, जहाँ जो हमारा प्राइडेशन एरिया आया, मतलब आप समझ रहे होंगे जहाँ एलिफेंट के होने की प्रायिकता ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, शूट कर रहा है एरिया, और जो कॉरिडोर है वो एरिया में हमने सर्वे किया, बांधवगढ़ में, संजय टाइगर रिजर्व में और उनके कॉरिडोर में, अनूपपुर शहडोल में। क्या सर्वे किया कि गाँव में जाकर ऐसे ऐसे संवेदनशील गाँव जहाँ एलिफेंट 3 बार से ज्यादा बार आ चुके हैं, वहां जाके हमने सर्वे किया, लोगों से बात करी, उनके प्रोफार्मा ले गए थे, प्रोफार्मा में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उनसे क्वेश्चन पूछे। इससे हमने ये पता किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, को एग्जिस्टेंस, मतलब हाथी के साथ रहना की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रायिकता है, हाथी के साथ क्या सहस्तित्व की क्या संभावना है। तो इसको आकलित करके हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने बताया कि इस गांव की प्रायिकता सबसे कम है, इस गांव की प्रायिकता सबसे ज्यादा है। तो उसमें जो है उसके बेसिस पे जो बांधवगढ़ के आसपास के गांव हैं तो उनमें प्रायिकता बहुत कम है, कोई डिस्टेंस। और सिंगरौली के आसपास के उधर के गांव जो हैं और अनूपपुर के इधर के, तो वहाँ पे प्रायिकता ज्यादा है, मतलब वहाँ के लोग कोएग्जिस्टेंस से ज्यादा तैयार। तो इस बहुत मॉडलिंग करके, मैथमेटिकल मॉडलिंग करके बहुत सारे क्वेश्चन आए जिसके सब आकलन किया गया है। तो करीब करीब मेरे हिसाब से 141 गाँव के लगभग हमने वहाँ से निकाले हैं, टोटल 141